हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रेन की जो परसेंट कैपेसिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्रेन की जो परसेंट कैपेसिटी है वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्राउलर क्रेन है जिसकी कैपेसिटी है 65 टन और इस क्राउलर क्रेन से हमें एक लोड उठाना है जिस लोड की कैपेसिटी है 8 टन। अब हमें ये जो 8 टन लोड है ये उठाना है 65 टन वाली क्राउलर क्रेन से। अब हमें इसका लिफ्टिंग प्लान बनाना है। अब क्रेन का जो ऑपरेटर है उसने अपना जो बूम है वो निकाल लिया है और वो बूम की जो लेंथ है वो टोटल है 28 मीटर, यानी कि 28 मीटर की जो बूम लेंथ है उसमें से उसको वो लोड उठाना है। अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि क्रेन ऑपरेटर को कैसे पता है कि इतना जो लोड है कि इतने ही बूम लेंथ में ये लोड उठा सकते हैं। तो उसको इस चीज़ का पता चलता है बाय यूजिंग लोड चार्ट, जो लोड चार्ट उसके पास होता है। अब ये जो क्रेन है जिसका ये हुक है जिसके ज़रिए हमें ये जो लोड उठाना है उस हुक का भी वेट हमें पता होना चाहिए। तो हुक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4 टन। अब हमें चौथी बात पता होना चाहिए वो यानी कि क्रेन का रेडियस कितना है। तो क्रेन का रेडियस यानी कि जहां पर क्रेन ऑपरेटर क्रेन को ऑपरेट करता है उस सेंटर पॉइंट से लेकर जहां पर आपको लोड उठाना है वहां तक का जो भी डिस्टेंस है उसे क्रेन का रेडियस कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो क्रेन का रेडियस है वो है 8 मीटर और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि बाय यूजिंग लोड चार्ट इतने बूम लेंथ में वो क्रेन कितना लोड उठा सकती है। तो मानते ही कि हमने लोड चार्ट देख लिया और उस लोड चार्ट में ये बताया जा रहा है कि इतने बूम लेंथ में और इतने बूम के एंगल में वो जो क्रेन है वो लोड उठा सकती है 15.5 टन, यानी कि उसका सेफ वर्किंग लोड कितना हो गया 15.5 टन। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्रेन की कैपेसिटी कितने परसेंट बनती है। तो उसका फार्मूला है कि जो क्रेन का हुक ब्लॉक है प्लस मटेरियल का वेट कितना है डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड जो हम लोड चार्ट की मदद से निकालते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि हमें पता है कि इस हुक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4 टन प्लस जो भी हम मटेरियल उठा रहे हैं यानी कि जो लोड है उसका वेट है 8 टन और डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड जो हमने निकाला है बाय यूजिंग लोड चार्ट वो है 15.5 टन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि वो कितना बन गया 12 डिवाइडेड बाय 15.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 77.41, यानी कि 77% जो है वो उसकी क्रेन परसेंट कैपेसिटी है, यानी कि करंट परसेंट क्रेन कैपेसिटी है 77%। आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी क्रेन के परसेंट कैपेसिटी वो अगर मान लो 80% आती है या फिर 80% के अबाव आती है तब आप उस क्रेन के ज़रिए वो लोड नहीं उठा सकते हैं। यानी कि 80% के अंदर अगर वो परसेंट आता है तभी आप उस क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो उस लोड को उठाने के लिए, और अगर उसका जो परसेंट है वो 80% के अबाव जाता है तब आप उस क्रेन का इस्तेमाल उस लोड को उठाने के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको क्रेन को चेंज करना होगा और जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उस क्रेन से उस लोड को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि क्रेन परसेंट कैपेसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। साथ ही में हम जानने वाले हैं कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि होता क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो सारे वायर रोप्स या फिर जो भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और ये कैसे अप्लाई किया जाता है तो चलिए देखते हैं। जब मैन्युफैक्चरर नया वायर रोप स्लिंग जो है वो बनाता है तो उसमें से एक सैंपल पीस जो है वो रिमूव करता है और उसके ऊपर टेस्ट करता है कि उसमें कब डिस्ट्रक्शंस आता है। जब ये सैंपल पीस को निकालता है टेस्ट के लिए तो उसमें देखता है कि वो कब ब्रेक होता है, मतलब उसके ऊपर लोड देके चेक करते हैं कि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहाँ पर है। उसी को यानी कि जहाँ पर वो सैंपल पीस ब्रेक होता है उसको मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या फिर मिनिमम ब्रेकिंग लोड कहते हैं। इस मिनिमम ब्रेकिंग लोड को डिवाइड किया जाता है सेफ वर्किंग लोड से, जो वायर रोप का हो सकता है या फिर किसी भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस का हो सकता है, जो रिलेवेंट होता है उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। यानी कि उसका फार्मूला जो है वो इस प्रकार बनता है
फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मिनिमम ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड, और सेफ वर्किंग लोड को हम वर्किंग लोड लिमिट भी कह सकते हैं। अब हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला तो पता चल गया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेन पर्पस क्या होता है। तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेन पर्पस ये होता है कि इन केस अगर जो लोड स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि उसकी जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगर आपको पता है तो उसकी वजह से आप आदमी हो या फिर मटेरियल हो या फिर इक्विपमेंट हो उसको सेव कर सकते हो। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके सामने में ये इमेज दिखाई दे रही है जो है वेब बेस्ड लिंक की। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसका वर्क लोड लिमिट यानी कि सेफ वर्किंग लोड और मिनिमम ब्रेकिंग लोड कितना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मटेरियल इंस्ट्रक्शन जो भी नोट्स होती है या फिर उसका जो मैनुअल होता है या फिर मटेरियल जो टैग होता है उसके ऊपर ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें जैसे कि पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फार्मूला है वो है मिनिमम ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड। तो यहाँ पर इस टैग की मदद से हमें पता चलता है कि इस वेब बेस्ड लिंक का सेफ वर्किंग लोड जो है यानी कि वर्किंग लोड लिमिट जो है वो है 3000 kg। और कंसीडर करते हैं कि इस वेब बेस्ड लिंक का जो मैन्युफैक्चरर है उनकी तरफ से इस वेब बेस्ड लिंक का मिनिमम ब्रेकिंग लोड जो है वो है 18000 kg, जो आपको मटेरियल इंस्ट्रक्शन नोट्स हो या फिर मटेरियल का जो भी मैनुअल हो या फिर मटेरियल टैग के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो यहाँ पर 6 है। तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 टेंस टू 1 या फिर 6 to 1। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और वो जो है वो वैरी करता है हर एक लिफ्टिंग अप्लायंसेस के ऊपर। जनरली वो वेब बेस्ड लिंक का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करते हैं 6 टेंस टू 1 यानी कि 6, और ऐसे ही हर एक लिफ्टिंग अप्लायंसेस का अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मदद से आपको पता चल सकता है कि जो भी लोड आप उठा रहे हो वो सेफ कंडीशन में है। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगर ये 1 के नीचे आता है यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 के नीचे आती है तो आपको समझ जाना है कि जिस लिफ्टिंग अप्लायंसेस की मदद से आप वो जो लोड उठा रहे हो वो डेंजर जोन में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस है उसका सेफ वर्किंग लोड पता होना चाहिए और उसका मिनिमम ब्रेकिंग लोड पता होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और वो हर एक लिफ्टिंग अप्लायंसेस के ऊपर डिफरेंट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और मैं आज का जो वीडियो के टॉपिक पर आ गया हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा लेंथ, अपना जो सीलिंग का जो कैपेसिटी किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपके पास 2 सीलिंग है, 3 सीलिंग है, 4 सीलिंग आप कैपेसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस सीलिंग का कैपेसिटी कितना होगा इस लोड के साथ, तो आप उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो आज मैं आपको 3 तरीका इसका बताऊँगा। पहला जो मैं नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें बहुत इजी तरीका बताऊंगा। वो उन लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे नहीं, उन लोग भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के अंदर जो 2 टाइप के बारे में बताऊंगा, लिफ्टिंग सीलिंग टेंशन किस तरीके से निकालेंगे, 90 डिग्री 45 डिग्री, आप जो भी डिग्री में आप निकालना चाहते हो वो बिल्कुल आसान तरीके से आप इस वीडियो के अंदर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो आपको फार्मूला में 3 चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वेट को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, आप नंबर ऑफ सीलिंग से। आप सीलिंग कितना यूज़ कर रहे हैं, 2 यूज़ कर रहे, 3 यूज़ कर रहे, 4 यूज़ कर रहे, तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड आपको करने के बाद आपको लेंथ एंगल फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। आप इस तरीके से इसको याद रखें कि 90 में अगर मेरे को निकालना है तो इसका एंगल फैक्टर ये होगा। 45 में अगर मेरे को लोड कैपेसिटी निकालना है तो इसका लेंथ एंगल फैक्टर इतना होगा। तो इसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन काम करता है। और सपोज़ मैं एग्जांपल आपको दूंगा स्क्रीन पर। 10 टन का मटेरियल है
हॉरिजेंटल एंगल में आपको उठाना है तो उसका 60 डिग्री है। सपोज एग्जांपल 60 डिग्री, आप 90 डिग्री में भी निकाल सकते हैं। और 60 डिग्री है, उसका टोटल वेट आपका 10 टन है। जैसा मैंने आपको बताया 10 टन है। उस 10 टन को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 10 टन से अगर 2 सीलिंग यूज़ कर रहे, 4 सीलिंग यूज़ कर रहे, तो जैसे मैं अभी 2 सीलिंग वाला बता रहा हूँ, तो 2 सीलिंग से डिवाइड जब करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा, वो 5 टन निकलेगा। 5 टन का जो आंसर है, आप उसको 5 टन मल्टीप्लाई एंड उसका लेंथ एंगल जो फैक्टर है आप उसको इनपुट करेंगे। जैसे 60 डिग्री का 1.155, जैसा आप अपना चार्ट के अंदर देख रहे हैं, तो इसको पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है 5000 मतलब 5 टन 775 केजी आपका वेट निकल रहा है मतलब सब सारे सीलिंग के ऊपर। तो आप एक सीलिंग के ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक सीलिंग पर इतना टेंशन पड़ रहा है 60 डिग्री के अंदर। अब जब 45 में आएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो सेकंड है वो बहुत इजी है, उसमें एंगल फैक्टर नहीं डालना है और बिल्कुल आपको 3 चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला लेंथ, सीलिंग का जो लेंथ है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड और दोनों सीलिंग का जो हाइट, वर्टिकल हाइट है उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे मैं बताऊंगा एग्जांपल के लिए। और उसके बाद आपको कैलकुलेशन के टाइम में ये दोनों को लेकर आपको मल्टीप्लाई दोनों को करना है। जैसे आपका जो लेंथ है 6 फीट है और उसके बाद जो वर्टिकल हाइट है वो 4 फीट है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 निकल गया आंसर। और उसी तरीके से 1.5 को मल्टीप्लाई करके 1.5 को मल्टीप्लाई करके आप उसको हाफ टाइम जो आपका जो लोड है, जैसे 10 टन है तो 5 टन इसके अंदर डालेंगे, ऐड करेंगे, तो वो आपका एक सीलिंग का टेंशन आपको मालूम होगा। वो बिना लेंथ एंगल फैक्टर के बारे में, जो बिना लेंथ एंगल फैक्टर डाले बगैर आपको वो चीज़ मालूम हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो इसी तरीके से आप उसका सीलिंग एंगल लेंथ आप निकाल सकते हैं। जो फैक्टर है बिना फैक्टर का भी निकाल सकते हैं और फैक्टर के साथ भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ बताया, एक लेंथ एंगल के फैक्टर के साथ आप निकाल सकते हैं, एक उसके बिना भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जैसा पॉसिबल लगता है आप उस तरीके से सीख ले और अपना इंटरव्यू आसान करें। और मैं जो सेकंड वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, ना ही उसमें आपको एंगल फैक्टर डालना है, ना ही आपको कोई टेंशन लेना है, ना आपको कोई ज़रा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। उसको बस यूज़ करना है, मोबाइल का ऐप्स खोलना है और उसको यूज़ करना है। और उसमें अपना लेंथ ऑफ सीलिंग, वेट, आप सबसे पहला जैसा मैंने बताया वेट डालना है, वेट के बाद नंबर ऑफ़ सीलिंग डालना है, आप कितने डिग्री में इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस तरीके से पुट करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल रीगर ग्रुप में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 3 and 4 लेग कैलकुलेशन। तो दोस्तों इसी कैलकुलेशन के ऊपर मैंने पहले 2 वीडियो बना दी है, सिंगल लेग कैलकुलेशन एंड 2 लेग कैलकुलेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 3 and 4 लेग कैलकुलेशन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ऐसा वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने रीगर भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए हैं। ये 3 स्लिंग के 2 है और 4 स्लिंग के भी 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। इसी से आपको एग्जाम्पल देके मैं फॉर्मूले के साथ कैलकुलेशन करके बताऊंगा, आप बराबर समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे मैंने लोड ले लिया है 10 टन है मेरा लोड, और यहाँ पे मैंने 5 टन ले लिया है SWL।
वहां पे मैंने फिर लोड ले लिया 15 टन, यहाँ पे मैंने SWL ले लिया 10 टन। तो ऐसे आप ये नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर लिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आपका आंसर जो आएगा वो फॉर्मूला लगाकर वो बिल्कुल सही आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि SWL हम निकाल रहे हैं तो SWL पहले लिखेंगे इक्वल टू लोड डिवाइडेड, याद रखिएगा SWL निकाल रहे हैं तो 2.1 का फॉर्मूला यहां पर लगेगा और डिवाइड करेंगे हम इसको, ये याद रखिएगा। इक्वल टू लोड कितना है हमारा 10 टन, डिवाइड करेंगे 2.1 से, ये 2.1 हमारा फॉर्मूला है। अभी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.7 टन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है सही आंसर आ गया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी आप नंबर यहाँ पे रख के यही मेथड से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो चलिए इसी का दोस्तों दूसरा करते हैं। वहां पर मैंने लोड लिया है तो यहाँ पे मैं SWL 5 टन लिया है, तो इसका हम निकाल के देते हैं आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लोड इक्वल टू SWL, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हमने डिवाइड किया है, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला सेम रहेगा 2.1। ठीक है दोस्तों, तो SWL हमारा 5 टन है ये, तो 5 टन हम यहाँ पे SWL लिखेंगे, मल्टीप्लाई वही फॉर्मूला 2.1 इक्वल टू, हम इसको इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे तो हमारा लगभग आएगा हमारा सही आंसर 10.5 टन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे SWL इक्वल टू लोड डिवाइडेड, सेम फॉर्मूला हमारा रहेगा 2.1। तो लोड हमारा है 15 टन, डिवाइडेड फॉर्मूला 2.1 इक्वल टू 7.1। दोस्तों ये हमारा आ गया आंसर 7.1 टन, ये हमारा आंसर आ गया 4 लाख का। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका हमारे पास SWL है 10 टन, तो इसका लोड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लोड, क्योंकि हम लोड निकाल रहे हैं तो लोड लिखेंगे यहां पर इक्वल टू SWL। यहां पे हम, वहां पे हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा 2.1। तो दोस्तों SWL हमारा है 10 टन, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला हमारा 2.1, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 21 टन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लोड निकल गया। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने सारे रीगर भाइयों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भी किसी लोड को 2 स्लिंग के जरिए आप उठा रहे हो तो हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी आएगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली देखा जाए तो हमें स्लिंग की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी पता हो जाती है जब भी हम किसी स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस स्लिंग की कैपेसिटी उस स्लिंग के ऊपर लिखी हुई रहती है। लेकिन जब आप 2 स्लिंग का इस्तेमाल किसी लोड को उठाने के लिए करते हो, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि 90 डिग्री एंगल में जब किसी लोड को 2 स्लिंग उठा रहे हैं तो उस वक्त उसकी हायर कैपेसिटी होती है। लेकिन जब उसी लोड को उस 2 स्लिंग के जरिए 45 डिग्री में अगर उठा रहे हैं
तो उस टाइम उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। और फिर हम उसका अगर डिग्री चेंज करते हैं, यानी कि 30 डिग्री पर अगर उस लिंक को लगाते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है और भी ज़्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एंगल कम होते जाता है वैसे वैसे लिंक की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो उस दौरान हमें ये पता होना चाहिए कि उस लिंक की लोड कैपेसिटी कितनी है, उस कंडीशन में ये हमें पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन में स्लिंग की लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस स्लिंग का हम लोड उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस स्लिंग का वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जिस लोड को हम उठा रहे हैं उस लोड की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसका वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्लिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वेट को उठाने के लिए तो उस स्लिंग की कितनी लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर स्लिंग को हुक किया गया है वहाँ से लेकर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड तक आएगा तो वहाँ का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें 4 बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला है वर्टिकल सेफ वर्क लोड कैपेसिटी एट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में किसी स्लिंग के जरिए आप अगर वेट उठाते हो तो उस स्लिंग की कितनी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है वेट, यानी कि लोड का कितना वेट है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उस स्लिंग की कितनी लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है उस लोड से उस हुक तक कितनी हाइट है वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये 4 बातें पता हो जाएगी तब हम इजीली उस स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपको स्लिंग लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको 2 फार्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लिंग से आप उस वेट को उठा रहे हो उस स्लिंग की लेंथ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसको आपको डिवाइड करना है h से, h यानी कि हाइट। ये जो हाइट है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है लोड से लेकर हुक तक का। और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना है जो वेट है उसका हाफ करके, यानी कि 10,000 kg वेट है तो उसका हाफ हो जाएगा 5,000। और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है, यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके जरिए समझते हैं कि ये जो स्लिंग की लोड कैपेसिटी है यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लोड है जिसका वेट है 6 टन और उस लोड को हम 2 स्लिंग के जरिए उठा रहे हैं और हर एक स्लिंग की जो लेंथ है वो है 6 फीट। और फिर जो लोड है वहाँ से लेकर उस हुक तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि जो हाइट है वो है 4 फीट। अब इस कंडीशंस में हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था फार्मूला नंबर 1 जो था लेंथ डिवाइडेड बाय h यानी कि हाइट। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो है 6 फीट डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट यहाँ पर है 4 फीट। तो इसका आंसर जो आएगा वो रहेगा 1.5 फीट। अब हमने ये फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हमें सेकंड फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। सेकंड फार्मूले में क्या होता है कि फर्स्ट फार्मूले का जो रिजल्ट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई बाय करना पड़ता है हाफ टाइम्स उस वेट का। तो इसका जो रिजल्ट है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाफ टाइम्स ऑफ वेट, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 टन। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा 4.5 टन, यानी कि 4.5 टन जो है उस स्लिंग की लोड कैपेसिटी है, यानी कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितना फोर्स है तो वो है 4.5 टन। तो इस प्रकार हम स्लिंग की लोड कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हर एक स्लिंग के ऊपर कितनी लोड कैपेसिटी है, यानी कि उसके ऊपर कितना फोर्स है। लेकिन हमें और एक बात यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने इसके पहले बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी स्लिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका वर्टिकल सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी एट 90 डिग्री कितना है वो आपको पता होना चाहिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो स्लिंग के ऊपर लिखी हुई रहती है कि उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितनी रहती है।
अब इस कंडीशंस में इस स्लिंग की कैपेसिटी अगर 5 टन है और जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि स्लिंग की लोड कैपेसिटी है वो है 4.5 टन, तो इस कंडीशंस में आप लोड को सेफली लिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि स्लिंग की लोड कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रही हैं कि रिगरमैन बेल्ट की कलर कौन सी होता है और इसी तरह हम छोटी बेल्ट की कलर से भी हम बता सकते हैं कि यह बेल्ट कितना वजन उठा सकता है। दोस्त 1 टन की बेल्ट का कलर वॉयलेट होता है जिसको जामनी कलर केटी है। 2 टन की बेल्ट का कलर ग्रीन होता है, आजको साबज और हरा कलर भी केटी है। 3 टन की बेल्ट का कलर येलो होता है, आजको पहला कलर केटी है। 4 टन का बेल्ट ग्रे होता है, 5 टन का रेड होता है, 6 टन का ब्राउन होता है, 7 टन का बेल्ट नहन होता, 8 टन ब्लू होता है, आजको नीला कलर बोलती है। 9 टन का बेल्ट नहन होता, 10 टन का बेल्ट और 80 ऊपर सारी बेल्टन का कलर ऑरेंज होता। सेंड अ मैसेज। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड और आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक क्रेन लिफ्ट प्लान के बारे में जानने वाले हैं, जो कि कहीं भी लिफ्टिंग के पहले इसका हमेशा यूज होता है कि आप कोई भी लिफ्ट जब कर रहे हैं तो किस तरह का सेटअप होना चाहिए वहाँ पे और कितना सेफ वर्कलोड उठा सकता है। ये हमेशा, क्योंकि उसके बूम के लेंथ के अनुसार उसकी क्रेन की कैपेसिटी कम या ज़्यादा होती रहती हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में, तो सबसे पहले कोई भी लिफ्टिंग होने के पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए। तो ये क्रेन लिफ्ट प्लान है जो कि सेटअप करने के टाइम में ये सब चीज़ चेक करना चाहिए क्रेन ऑपरेटर के द्वारा या वहाँ जो भी सुपरवाइजर या इंजीनियर हैं उनके द्वारा चेक करना चाहिए कि ये सभी चीज़ ओके है कि नहीं। क्रेन सेटअप ऑन लेवल ग्राउंड, क्या क्रेन जो है वो लेवल ग्राउंड पे सेटअप है कि नहीं, यस और नो। अगर नो है तो पहले उसको यस करना है। सेकेंड जो है पिकअप एंड ड्रॉप पाथ आइडेंटिफाइड, कहाँ से पिकअप करना है और कहाँ पे, जैसे हाइड्रा वगैरह में जो लिफ्टिंग होती है या फरहान जो गाड़ी है उससे लिफ्टिंग जो होती है, ये पिकअप एंड ड्रॉप वाली गाड़ी है, क्रेन है, जिससे कि हम किसी लोड को कहीं से लिफ्ट करते हैं और कहीं पर ड्रॉप करते हैं। तो पिकअप एंड ड्रॉप पाथ आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर आइडेंटिफाई नहीं है तो पहले आइडेंटिफाई करें कहाँ से उठाना है और कहाँ पे ले जाके रखना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है रिगिंग इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड कलर करेक्टली कलर कोडेड। जो रिगिंग इक्विपमेंट है, जैसे कि जो भी सीलिंग है, जो बेल्ट है, उस पर कलर कोडेड होता है, तो क्या इंस्पेक्टेड है कि नहीं, और क्या है मंथली के अनुसार उसका कलर कोडिंग किया जाता है कि ये इंस्पेक्शन डन हो गया है। यानी कि कुल मिला के इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो भी रिगिंग इक्विपमेंट, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स वहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको चेक हो जाना चाहिए पहले। तो ये अगर यस है तो आगे लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। इज़ द लिफ्ट एरिया अराउंड द क्रेन कंट्रोल, जहाँ पे लिफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे कंट्रोल्ड है, यानी कि अनऑथोराइज आदमी उसके अंदर तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो सबसे पहले वहाँ वेरिगेशन या उसको किसी तरह कंट्रोल करना है। और फिफ्थ जो है डेली क्रेन चेकलिस्ट कंप्लीट एंड सेफ टू कमेंस वर्क, यानी कि जो क्रेन का डेली चेकलिस्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए और ये होना चाहिए कि आप काम कर सकते हैं। तो डेली चेकलिस्ट में मैं बता चुका हूँ पहले भी कि कोई भी जैसे हाइड्रा है तो उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। जैसे टायर का प्रेशर ओके होना चाहिए, उसमें रिवर्स हॉर्न होना चाहिए, सीलिंग उसकी जो भी सेफ्टी लैच है ये सभी ओके कंडीशन होना चाहिए, ड्राइवर का जो मिरर वगैरह है वो क्लीन होना चाहिए, ड्राइवर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें जो है चेकलिस्ट मैंने पहले बनाया है इसके वीडियो, तो उसमें ये चीज़ देखना चाहिए कि क्या ये सब फिलअप किया जा चुका है, यानी कि मतलब कि ये सारे चीज़ जो है ओके कंडीशन में है कि नहीं। अगर है तब आगे बढ़ेंगे। तो अब ये पोर्शन देखते हैं। ये एक गाड़ी है पिकअप एंड ड्रॉप। तो उस गाड़ी में ये जैसा फिगर है ये यही गाड़ी नहीं है, ये 10 टन तक की बनाई गई है। जैसे कि आपको जो हाइड्रा और फरहान वगैरह की जो है वो पिकअप एंड ड्रॉप का काम करती है। तो वैसे तो आप देख रहे हैं इसमें 3 पॉइंट है, ए, बी एंड सी। तो ये बी जो है बूम लेंथ है, ए जो है रेडियस है और सी जो है ये हमारा
सी लिफ्टिंग जो भी टूल्स एंड टैकल यूज करते हैं उसका वेट या जो भी यहाँ पे वेट यूज किया जाता है, और डी क्या है हमारा लोड, जिस लोड को हम उठा रहे हैं। तो इसमें ये 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। लोड चार्ट होता है किसी भी हाइड्रा या कोई भी क्रेन हो, उसमें एक लोड चार्ट होता है कि कितने इस रेडियस में और इस बूम लेंथ में वो कितना लिफ्टिंग कैपेसिटी उसकी क्या होगी। तो आपको उसके उसके लोड चार्ट में देखने हैं और यहाँ पे लिखने हैं कि उस अभी जहाँ सेटअप कर रहे हैं वहाँ से कितने बूम लेंथ पर उठाना है, और कितना जो है बूम लेंथ तो शो करता है, और ये कितना लोड हमारा है ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है सी तो सबसे पहले हम ए नोट करेंगे कि कितना रेडियस है और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम नोट करेंगे बी, यानी कि हम बी नोट करेंगे। बी क्या है तो बी है बूम लेंथ, यहाँ पे बूम लेंथ नोट करेंगे। और उसके बाद ये हमारा सी क्या है तो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल जो यूज़ किया जा रहा है जो उसको रिगिंग करने के लिए, तो उसकी वेट क्या है यहाँ पे नोट करेंगे। तो हम लोड चार्ट में देखेंगे कि ए और बी, यानी कि और उसके बाद ये भी नोट करेंगे कि हमारा वेट जो है वो किस रेंज में है, जैसे कि 5 टन का है, 6 टन का है या 10 टन का है, उसके अनुसार यहाँ नोट कर सकते हैं, या इसमें लगभग अराउंड में 4 to 6 टन के बीच में है तो इसको राउंड कर सकते हैं। तो ये होने के बाद टोटल वेट जो यहाँ पे लिफ्टिंग है वो है सी प्लस डी। तो टोटल यहाँ पे हम लोग वेट को यहाँ पे डाल देंगे कि हम इतना वेट को लिफ्टिंग करना है। और इतना वेट लिफ्टिंग करने के बाद अब क्या करेंगे कि लोड चार्ट देखेंगे, और लोड चार्ट देखने के बाद पता करेंगे कि उस सेटअप में क्रेन जो है कितना कैपेसिटी है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी उस सेटअप में कितना है। और ये जो है अभी मैंने जो सी प्लस डी बताया वो है करंट कैपेसिटी। तो इस दोनों का परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। यानी कि अगर सेफ में हो रहा है, जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पे अगर 100 है और यहाँ पे 50 टन हो रहा है, तो यानी कि 50% कैपेसिटी में ही हम उठा रहे हैं। यानी कि अगर 70% से ज़्यादा होता है तो वो क्रिटिकल लोड लिफ्टिंग हो जाता है। तो जितना हो सके 70% बिलो ही होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि उस सेटअप में हमारी जो क्रेन है वो मैक्सिमम लोड कितना उठा सकती है और हम कितना उठा रहे हैं, और हमेशा सेफ लिमिट में ही उठाना है। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग आज जाने कि क्रेन लिफ्ट प्लान क्या होता है, और लिफ्टिंग के पहले किन किन पॉइंट का ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद कैसे पता करेंगे कि ये सेफ लिमिट में उठा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे साइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में, ताकि जो है किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको पूछा जा सकता है कि आपने ऐसे, जैसे क्रेन ऑपरेटर का नाम, कॉम्पिटेंट रिगर कौन है, उसकी आईडी नंबर क्या है, और किस टाइम और डेट को ये लिफ्टिंग होने जा रहा है, और फिर जो है क्रेन किस टाइप की है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और लाइसेंस प्लेट। तो इस तरह से जो है ये हर एक लिफ्टिंग के पहले चाहे अगर आप एक ही पोजीशन में एक ही चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका लोड हमेशा चेंज हो रहा है तो आपको ज़रूरत है कि इस फॉर्म को बार बार फिल करें और पता करें कि हम उस सेफ लिमिट में है कि नहीं। और इस तरह से क्या है कि क्रेन जो है टॉपल होने से बच जाएगा, यानी कि किसी तरह का क्रेन से जो भी एक्सीडेंट है उसको रोका जा सकता है। तो कई जगह पे लोग अपने मन से भी करते हैं कि नहीं ये सेफ लिमिट में है, लेकिन क्या है कि ऐसा गेस करने से कभी कभी फेल हो जाता है आदमी का गेसिंग पावर, तो इससे क्या है एक्सीडेंट हो जाता है। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेन कैलकुलेशन के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि क्रेन का रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बूम की लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्रेन बूम की जो हाइट है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने ये क्रेन है जिसका बूम लेंथ है 15 मीटर और उसकी बूम हाइट दी गई है 10 मीटर। अब हमें इस क्रेन का रेडियस निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्रेन रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता ही होगा। आज हम उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है।
पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि जो राइट एंगल के अपोजिट साइड में होता है उसके बराबर होता है उसकी बाजू वाली जो दो साइडें है उसका स्क्वायर उसमें प्लस किया जाता है, यानी कि हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाता है। तो वो उसका पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस पाइथागोरस का थ्योरम अब हम यूज करेंगे इस इक्वेशंस के ऊपर। तो अब जो आपके सामने ये जो क्रेन है इसमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो बूम लेंथ है वो है 15 मीटर और उसका बूम हाइट जो है वो है 10 मीटर। अब हमें इसका क्रेन रेडियस कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, बूम लेंथ उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस बूम हाइट का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि रेडियस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बूम हाइट है ये हमें शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर बूम लेंथ है, यानी कि अदर साइड हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू बूम लेंथ का स्क्वायर माइनस बूम हाइट का स्क्वायर। अब ये तो रेडियस स्क्वायर है लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेडियस का स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे बाजू, रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बूम लेंथ स्क्वायर माइनस बूम हाइट स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए अब हम ये फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्रेन का रेडियस कितना मिलता है। जैसे कि हमें पता है कि बूम लेंथ जो है वो है 15 मीटर और हमारी बूम हाइट जो है वो है 10 मीटर। तो चलिए अब ये जो वैल्यू है ये हम फार्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो हमारा रेडियस बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 जो हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा 11.18, यानी कि 11.18 मीटर जो है वो हमारा क्रेन का रेडियस है। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ पर क्रेन का रेडियस फाइंड आउट किया है, जिसमें हमें बूम लेंथ पता था और हमें बूम की हाइट पता थी। इसके बेसिस के ऊपर हमने क्रेन का रेडियस जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो वो आया है 11.18 मीटर। तो ठीक इसी प्रकार ये जो फार्मूला है बूम लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस बूम हाइट स्क्वायर, तो इसका सहारा लेकर इसका इस्तेमाल करके हम जो है अभी बूम लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए जानते हैं। तो बूम लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस बूम हाइट स्क्वायर। तो ये जो है ये बूम लेंथ का यहाँ पर फार्मूला बन जाता है। अभी हम इसमें वैल्यू जो है वो पुटअप करते हैं कि हमारे पास अभी क्रेन का रेडियस पता है और बूम की हाइट पता है। अब ये जो वैल्यू है ये हम फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें बूम लेंथ क्या मिलता है। तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11.18 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 प्लस 100, और फिर उसके बाद इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो 225 का स्क्वायर रूट आता है 15। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें बूम लेंथ जो है वो मिलता है 15। चलिए अब जानते हैं कि बूम हाइट को हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें फार्मूला मिलता है बूम हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बूम लेंथ स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बूम हाइट निकालते हैं तो हमें फार्मूला मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ बूम लेंथ स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें बूम लेंथ पता है और रेडियस पता है तो हम बूम हाइट जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 11.18 स्क्वायर। तो यहाँ पर बूम लेंथ जो है वो है 15 और रेडियस जो है वो है 11.18। तो यहाँ पर इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 माइनस 125 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ पर बूम की हाइट जो है वो हमें मिलती है 10। तो इस प्रकार आपको जो है ये जो फार्मूला है इसकी मदद से बूम रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बूम लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और बूम हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये अच्छे से पता चल गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा क्रेन कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि क्रेन रेडियस, बूम लेंथ और बूम की हाइट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विंड स्पीड कैलकुलेशन के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने में ये क्रेन है और क्रेन के जरिए एक लोड को उठाया जा रहा है। ये जो लोड है इसका वेट है 10 टन,
और इस लोड की जो लेंथ है वो है 10 मीटर और हाइट जो है वो है 5 मीटर। अब हमें पता करना है कि इस क्रेन से ये जो लोड उठा रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम कितनी विंड स्पीड जो है वो हो सकती है। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि विंड स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एनोमोमीटर होता है जिसके जरिए हम पता करते हैं कि विंड स्पीड कितना है। लेकिन अगर आपके पास एनोमोमीटर नहीं है और आपको किसी ने अगर बोल दिया कि अब आप यहाँ पर विंड स्पीड कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो विंड स्पीड कैलकुलेट करने का एक पर्टिकुलर फार्मूला आता है, वो है Vmax इज इक्वल टू वी चार्ट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई बाय mh डिवाइडेड बाय AW। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझा होगा कि ये फार्मूला कहना क्या चाहता है और हम विंड स्पीड कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस फार्मूले में जो भी वर्ड दिए गए हैं उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला है Vmax। तो Vmax का मतलब होता है मैक्सिमम परमिटेड विंड स्पीड। इसे हम मैक्सिमम विंड स्पीड कहते हैं जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो है वी चार्ट। इसका मतलब ये है कि क्रेन का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार उसकी मैक्सिमम जो विंड स्पीड है वो ये कहता है। तो अभी जो हर एक क्रेन का जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग अलग आता है। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम विंड स्पीड जो है उस क्रेन के स्पेसिफिकेशन के अनुसार कंसिडर करने वाले हैं, वो है 15 मीटर पर सेकंड। अब ये खाली हम यहाँ पर सैंपल जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और अगर आपके पास दूसरी कोई क्रेन है और उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर उसकी मैक्सिमम विंड स्पीड जो है वो अगर आती हो 12.8 मीटर पर सेकंड तो उसको आपको कंसिडर करना है। तो ये जो है ये खाली सैंपल है अकॉर्डिंग टू क्रेन के स्पेसिफिकेशन अनुसार, यानी कि उस क्रेन के स्पेसिफिकेशन के अनुसार मैक्सिमम जो विंड स्पीड है वो हमने यहाँ पर कंसिडर की है 15 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद है mh। अब mh का मतलब यहाँ पर होता है ग्रॉस लोड वेट, यानी कि क्रेन के जरिए जो भी हम लोड उठा रहे हैं तो उस लोड का जो मैक्सिमम ग्रॉस वेट है वो यानी कि mh। फिर उसके बाद है AW का मीनिंग होता है विंड लोडिंग एरिया। अब ये जो विंड लोडिंग एरिया है यानी कि AW है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि विंड लोडिंग जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो लोड है उसका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि लोड का जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो भी हमें पता होना चाहिए। अब ये जो लोड का डायमेंशन है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर लेंथ जो दी गई है वो है 10 मीटर और हाइट जो दी गई है वो है 5 मीटर। अब सवाल आता है कि ये लोड का ड्रैग रेजिस्टेंस जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि लोड का जो ड्रैग कोएफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो होती है 1.4। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 1.4 ये आपको यहाँ पर पुटअप करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 70। तो ये जो 70 है ये हमारा AW है यानी कि विंड लोडिंग एरिया है। अभी हमें जो है मैक्सिमम परमिटेड जो विंड स्पीड है वो कैलकुलेट करने के लिए जो भी वैल्यू चाहिए वो हमें पता चल गई है। अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट ये जो वैल्यू है ये फार्मूले में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो Vmax इज इक्वल टू होगा वी चार्ट। अब वी चार्ट यानी कि मैक्सिमम जो विंड स्पीड है क्रेन के स्पेसिफिकेशन के अनुसार वो हमने यहाँ पर कंसिडर की है 15 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पर वी चार्ट की जगह पर 15 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई बाय mh। अब यहाँ पर mh यानी कि होता है ग्रॉस लोड वेट। तो यहाँ पर टोटल जो लोड है वो है 10 टन। तो यहाँ पर हमें mh की जगह लिख सकते हैं 10 टन डिवाइडेड बाय AW यानी कि विंड लोडिंग एरिया जो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है जो है 70। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 0.414 और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6.21 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर Vmax जो है वो हमें आंसर मिला है 6.21 मीटर पर सेकंड जिसे हम मैक्सिमम परमिटेड विंड स्पीड कहते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 10 टन का अगर लोड आप क्रेन से उठाते हो और अगर वहां पर क्रेन के स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर वहां पर मैक्सिमम विंड स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो उसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 6.21 मीटर पर सेकंड जो होती है मैक्सिमम परमिटेड विंड स्पीड।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा विंड स्पीड कैलकुलेशन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग। अगर आप रिगिंग कर रहे हैं तो आप कई स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रत्येक सिंगल इंडिविजुअल स्लिंग पे पड़ने वाला लोड कितना हो सकता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह का। अब ये जो लोड पड़ता है इंडिविजुअल स्लिंग पे, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को किस किस बारे में ध्यान देना होगा, उसको पहले पता होना चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग को लेंथ मालूम होना चाहिए, कितनी लेंथ आप यूज़ कर रहे हैं स्लिंग की। तो हमने लेंथ डिनोट की, जो वर्टिकल है यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलते हैं, जो इंक्लाइंड है, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का इंक्लाइंड है लेंथ, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्लिंग। ये स्लिंग है हमारी जो ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। दूसरा हम लोग को पता होना चाहिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वेट पता होना चाहिए, कितने का वेट आप उठाने जा रहे हैं, ये मालूम चाहिए। तीसरी बेसिक मालूमात ये होनी चाहिए कि हाइट क्या है। मान लीजिए इस शेप में है तो ये जो ट्रायंगल से यहाँ ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल से ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ तक की वर्टिकल लेंथ जो होगी वो हाइट होती है। तो ये हाइट ऑफ द स्लिंग हमको मालूम होनी चाहिए। चौथी पॉइंट जो हमको लोगों को मालूम होनी चाहिए वो होती है कि सेफ़ वर्किंग लोड। ये पूरा जो स्लिंग जो मैन्युफैक्चर होगा वो आपको दिया होगा, इस स्लिंग की सेफ़ वर्किंग लोड कितना होगा, तब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 4 बातें हो गई। कौन कौन सी? लेंथ मालूम होना चाहिए, दूसरा हाइट मालूम होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, वेट आपको मालूम होना चाहिए, चौथा क्या होना चाहिए, सेफ वर्किंग लोड मालूम होना चाहिए। आइए बात करते हैं अब देखिए सबसे पहले एक फैक्टर निकालना जाता है, टोटल लोड ऑन द सिस्टम, टोटल लोड ऑन द ईच स्लिंग क्या होगी, इसके लिए एक फैक्टर निकाला जाता है, फैक्टर रेशियो, जिसे हम लोग एक्स से डिनोट किए यहाँ पे। L/H इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज क्या है? लोड फैक्टर। ये एक्स क्या है? लोड फैक्टर, यानी किस एंगल पे आप लगाएं, स्लिंग की लंबाई और हाइट के हिसाब से लोड फैक्टर क्या आएगा, ये दे रखा है। ठीक यहाँ पे लोड फैक्टर आपने निकाल लिया एक्स। एक्स इस क्या है? लोड फैक्टर, यानी L/H लंबाई डिवाइडेड बाई हाइट इज इक्वल टू लोड फैक्टर एक्स। अब लोड फैक्टर मिल गया हमको, तो लोड फैक्टर से लोड को डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट, 2 पॉइंट है, तो W/, क्या हो जाएगा, 2। जितने पॉइंट हो गए, मान 3 पॉइंट होता है, W/3। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला कहता है x इंटू W/2 इज इक्वल टू लोड ऑन द ईच स्लिंग, यानी x क्या है? लोड फैक्टर इंटू W/2। कितने पॉइंट कॉन्टैक्ट हैं, देखिए जितने कॉन्टैक्ट उतने बाई। ठीक, 2 कॉन्टैक्ट है, 2 बाई बराबर ईच स्लिंग की लंबाई, यानी ईच स्लिंग लोडेड। अब आइए इससे इतना समझ में आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लेंथ इसकी स्लिंग की दे रखा है, कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया, इसमें लेंथ क्या है 6 फीट की, हाइट क्या है 4 फीट की, और वेट क्या है 12,000 पाउंड का। तो हम लोग को क्या पहले निकालना है, लोड फैक्टर निकालना है। लोड फैक्टर कैसे निकलता है? L/H। L/H, तो L बराबर 6 डिवाइडेड बाई H, यानी 4 इज इक्वल टू आ गया 1.5। ये लोड फैक्टर आया। और फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, आप लोग याद रखिएगा। लोड फैक्टर मिल गया। अब जैसे ही लोड फैक्टर मिल गया तो हमको मालूम है कितनी जगह पे कांटेक्ट है, 2 जगह पे कांटेक्ट है। जब 2 जगह पे कांटेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको W/2, 3 जगह पे होता है तो W/3। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 12,000। लोड फैक्टर इंटू W/2 बराबर नंबर कितना आ गया, 9,000 पाउंड। ये 9,000 पाउंड क्या आया, 9,000 पाउंड ये आया कि ये दोनों स्लिंग पे अकेले पड़ने वाला लोड, यानी इंडिविजुअल लोड ऑन द ईच स्लिंग। ओके, तो ये 9,000 आ गया। अब ये तो आप निकाल लिए कि एक स्लिंग पे कितना लोड पड़ेगा। अब करना क्या है, कंपेयर करना है। आपका जो मैन्युफैक्चर होगा स्लिंग का, वो दिया होगा आपको कि एक ये स्लिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, सेफ वर्किंग लोड क्या है एक स्लिंग का। आप मान लीजिए अगर उससे कम है ये तो सही है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको अलाउ नहीं कीजिएगा। पहला फार्मूला ये था जब आपको लोड फैक्टर निकालना पड़े। होता क्या है आजकल जो इंजीनियरिंग में होता है, किया ये जाता है कि पूरा लोड फैक्टर, एंगल फैक्टर दिया रहता है, ये L/H करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बेसिक है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। लेकिन आजकल फास्ट काम किस तरह से होता है, हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो इस टाइप के फार्मूले से करते हैं। इसमें क्या है, पूरा लोड डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन, टाई अप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका। इसके लिए बेसिक फार्मूला होता है, लोड ऑन द ईच स्लिंग डिपेंड करता है W/, नंबर ऑफ द स्लिंग इंटू एंगल फैक्टर। लोड ऑन द ईच स्लिंग इज इक्वल टू W/, नंबर ऑफ द स्लिंग इंटू एंगल फैक्टर। मान लीजिए 5,000 का लोड आप उठाने जा रहे हैं, 5,000 पाउंड का, 90 डिग्री पे एंगल लगा हुआ है, और ये आप स्लिंग 2 स्लिंग का इस्तेमाल करके उठा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5,000 ठीक
लोड डिवाइड नंबर ऑफ स्लिंग, कितनी स्लिंग है, 2 स्लिंग, इनटू एंगल फैक्टर। एंगल फैक्टर कहाँ पाइएगा, लोड एंगल फैक्टर आपको टेबल दी होगी बाकायदा स्लिंग में टैग के साथ। तो अब जितना एंगल होगा, यहाँ 90 डिग्री पे लोड एंगल फैक्टर कितना दिया है 1, तो हमने रख दिया 1 इक्वल टू कितना आ गया 2500 पाउंड। अब आइए इस तरह से मान लीजिए 60 डिग्री का कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है तो 5000 का लोड उठाना है। लोड एंगल फैक्टर हमको कितनी डिग्री पे देखना होगा, 60 डिग्री पे देखना होगा। 60 डिग्री पे हमने देखा तो हमको क्या मिला, लोड एंगल फैक्टर 1.5। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ द स्लिंग, कितनी है 2 स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनटू लोड एंगल फैक्टर कितना, टेबल से हमने देख लिया मैन्युफैक्चरर ने जो हमको दिया था, ये 1.5 आया, 1.115 आया। तो इसको कैल सॉल्व किया तो कितना आ गया 2887.5 पाउंड इतना आ गया। अब हम लोग को देखिए, आप छोटी सी बात का कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे जब आप 90 डिग्री पे उठा रहे थे तो कितना आ रहा था लोड, इतना, सेम वही लोड उठा रहे हैं, बस एंगल चेंज हुआ गया तो लोड की कैपेसिटी बढ़ गई। यही हम कह रहे थे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है टाई अप का उसके हिसाब से आपको स्लिंग, अब इसका जब कंपैरिजन करिएगा सेफ वर्किंग लोड से तो आपको देखिएगा ये लोड ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको भी बात में ध्यान कीजिएगा। यानी आपको ये देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लोड फैक्टर यानी टोटल कंपैरिजन ऑन ईच स्लिंग, टोटल लोड ऑन द ईच स्लिंग कितना आ रहा है। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री में अगर आप हैं और आपसे कहा गया कि आप देखिए थोड़ा सा इसका क्या है कि सेफ़ है कि नहीं है, तो आप बेसिक फार्मूला लगाइएगा। आप उनसे कहिएगा हमको एक टेबल दीजिए, स्टैंडर्ड टेबल आपको मिल जाएगी वो स्लिंग के साथ जो आई होगी। तो आप क्या कीजिएगा, टोटल लोड जितना उठाया जा रहा है वो रख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई जितना पॉइंट पे आप कांटेक्ट देने जा रहे हैं वो रख दीजिएगा। इनको दोनों को डिवाइड के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एंगल फैक्टर आप देख लीजिएगा 60 डिग्री पे बांधा है तो जो आपको टेबल मिलेगी उस पर 60 डिग्री पे देख लीजिएगा। अब अगर जितनी डिग्री पे बांधा वो टेबल में दी रखा होगा तो टेबल से डिग्री रख दीजिएगा, तो टोटल लोड ऑन द ईच स्लिंग पता चल जाएगी। जब टोटल लोड ऑन द ईच स्लिंग पता चल जाएगी, अब वहाँ पे मैन्युफैक्चर लिखा होगा सेफ वर्किंग लोड फॉर द दिस स्लिंग, मान लीजिए 8000 लिखा है, आपने टोटल लोड निकाला, दोनों को कंपेयर कीजिएगा। अब अपने समझ से बता दीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो सही है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, सेफ वर्किंग लोड की वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है तो अच्छी है, लेकिन ये कम होगा ये ज़्यादा होगी तो अच्छा नहीं है, आप कहिएगा नहीं अलाउ नहीं होगा। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। और यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि स्ट्रेंथ फैक्टर आपको देखना है कॉन्फ़िगरेशन के भी बेस पे, यानी पोजीशन क्या है आपके स्लिंग की उसके ऊपर भी। थैंक यू दोस्तों, हो सकता है लोगों को समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो संपर्क करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई रिगर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंगल फैक्टर और स्लिंग टेंशन के बारे में कि कोई जो एंगल है जब तब्दील होता है, चेंज होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है तो उसका स्लिंग टेंशन पे क्या असर होता है, यानी कि उस पर टेंशन कम होती है, बढ़ती है स्लिंग एंगल के बढ़ने से। तो यही हम चेक करेंगे और मालूम करेंगे कि ये कैसे निकाली जाती है स्लिंग टेंशन। जब एंगल तब्दील होता है तो स्लिंग टेंशन कैसे तब्दील होती है, और उसी को फार्मूले को यूज़ करते हुए आज हम मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं उनका जो स्लिंग टेंशन है मुख्तलिफ एंगल पे वो निकालना सीखते हैं। तो आज हम चेक करेंगे 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 30 डिग्री। स्लिंग टेंशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो लोड वेट पता होना चाहिए जो हमने लोड उठाना है, और दूसरा एंगल पता होना चाहिए जो स्लिंग का एंगल बन रहा है। तो हम आज दो तरीक़ों से सीखेंगे। पहले में लोड का वेट पता होना चाहिए और स्लिंग एंगल पता होना चाहिए, और दूसरा बाद में डिस्कस करते हैं। कोई भी लोड जो है, चाहे 3 लेग्स ब्राइडल हो, 4 लेग्स हो, तो उसको 2 लेग्स पे ही कैलकुलेट किया जाता है। लोड को डिवाइड 2 लेग पे किया जाता है, क्योंकि बाकी जो होती हैं वो बैलेंसिंग के लिए यूज़ होती हैं। पहले में हम 60 डिग्री के लिए मालूम करेंगे। जो हमारा लोड है 20 टन और एंगल है 60 डिग्री। 2 लेग्स में हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला है T टेंशन इज इक्वल टू वेट ओवर नंबर ऑफ लेग्स साइन थीटा। तो वेट हमारा कितना है 20 टन ओवर नंबर ऑफ लेग्स 2 लेग्स हैं, उसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा जो है हम 60 लेंगे पहले, तो 20 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 होता है 0.866। तो 20 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 0.866 इज इक्वल टू 1.732। 20 ओवर 1.732।
तो जब 20 को इतने पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी टेंशन 11.54 टन, यानी कि हमारी एक स्लिंग पे जो टेंशन होगी वो 11.54 टन होगी, यानी कि 11.54 टन एक स्लिंग पे हमारी टेंशन होगी। नेक्स्ट 45 के लिए मालूम करेंगे। 45 एंगल है सेम और सेम ही लोड रखते हैं। पहले 60 के लिए मालूम किया, अभी 45 के लिए मालूम करते हैं। तो सेम फार्मूला है, टेंशन इज इक्वल टू W ओवर नंबर ऑफ लेग्स साइन थीटा। तो हमारे पास W वेट कितना है, लोड जो है 20 टन है, डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ लेग्स 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री। उसके बाद 20 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 होता है 0.707। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 के साथ तो ये आ जाएगा 1.414, 20 ओवर 1.414। तो जब 20 को 1.414 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.144, यानी कि एक जो टेंशन आ जाएगी एक स्लिंग पे हमारी वो आ जाएगी 14.144, यानी कि 14.144 टन्स। जी तो सेम लोड के साथ 30 डिग्री पे चेक करते हैं। ये 20 टन लोड है और 30 डिग्री है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे, T टेंशन इज इक्वल टू W ओवर नंबर ऑफ लेग्स साइन थीटा। W क्या है, वेट जो 20 टन है, और लेग्स नंबर ऑफ लेग्स होती हैं जो हमारे पास 2 ही हैं सेम, और साइन 30, इसमें 30 डिग्री है तो साइन 30 करेंगे। तो 20 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 होता है 0.5। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आता है 1। तो 20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 20। तो 30 डिग्री पे हर एक स्लिंग पे टेंशन जो होगी वो 20 टन होगी। तो इस तरह हमने तीनों 60 का भी फाइंड कर लिया, 45 का भी फाइंड कर लिया और 30 का भी फाइंड कर लिया। अब हम एक और फार्मूला से स्लिंग टेंशन निकालना सीखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक तो स्लिंग की लेंथ जो हम यूज़ कर रहे हैं लोड लिफ्टिंग के लिए, स्लिंग की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ लेग जो हैं वो 2 ही रखते हैं, नंबर ऑफ लेग 2 ही हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लोड का वेट पता होना चाहिए, और लोड के सेंटर से लेके लिफ्टिंग पॉइंट तक, यानी कि जो हुक जिसमें हम स्लिंग वगैरह डालेंगे लिफ्ट करने के लिए, वहाँ तक की हाइट हमें पता होनी चाहिए। आइए एक एग्जांपल से ये पूरा प्रोसेस समझते हैं कि दूसरा फार्मूला कौन सा है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अब हम दूसरे फार्मूला से सेम चीज़ निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे सपोज करें कि जो हमारे पास स्लिंग है उसकी लेंथ है 6 मीटर, और जो हुक से लोड तक हाइट है वो है 4 मीटर, और जो हमारे पास वेट है वो है 1000 lbs। तो फार्मूला ये है कि T टेंशन इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई L ओवर H मल्टीप्लाई बाई N। W जो है वो वेट है लोड का, और L है लेंथ है जो स्लिंग की लेंथ है। उसके बाद हाइट है, हाइट H मतलब हाइट है, हाइट जो होती है हुक से लोड तक, ये हाइट है। उसके बाद है N नंबर ऑफ लेग्स। तो हमारे पास लोड है वो है 1000 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर जो है लेंथ इसकी जो स्लिंग की है वो है 6 मीटर, ओवर 4 हाइट जो है जो लोड से लेके हुक तक है वो है 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाई 2। नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, हमारे पास 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो 1000 को 6 से ज़रब देंगे तो 6000 हो गया, और 4 को 2 से ज़रब देंगे 4 दूनी 8 हो गया। तो 6000 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 750 lbs। तो जो एक लेग पे टेंशन होगी वो होगी 750 lbs। तो इस तरह हमने 2 तरीक़ों से किसी भी स्लिंग की पे जो टेंशन होती है वो निकालना सीखा है मुख्तलिफ एंगल से। I am William Terry. I am a certified rigger. It is my responsibility to inspect the rigging, know the working capacity, and to properly attach it to the load. I am going to explain how to calculate the safe working load for rope and wire rope rigging.
This safe working load is a number that represents 1/5 of the rigging capacity. Let me explain. Safe working load, rope, 3/4 inch nylon. 1. Put the diameter into eighths. So 3/4 equals 6/8. Circle the 6. 2. Multiply top number times constant. Now let me explain the constant. Constant for manila is 20. Polyethylene is 35. Polypropylene is 40. And nylon is 60. So over here, you got 6 times 6 times 60. So 6 times 6 equals 36. Times 60 is 2,100. 3. Answer is in pounds. Safe working load for a 3/4 inch nylon equals 2,100 pounds. Now, safe working load wire rope, 1/2 inch cable. First, diameter times 8. So you got 1/2 times 1/2 times 8/1. You got 1 times 1 is 1 times 8 is 8. 2 times 2 is 4 times 1 is 4. 8/4 equals 2. Second, answer is in tons. Safe working load equals 2 tons equals 4,000 pounds. Thank you.